हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए एक ऐसा फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जिसे आपके पेपर में लगभग 75% सवाल मिलेंगे और हर एक सेक्शन में किस लेवल का और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो 27 नवंबर का जो आपका पेपर शुरू होगा वो सेक्शन वाइज होने वाला है। तो जैसे जैसे आपका पेपर खुलेगा वैसे वैसे पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू के आपके जीएस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आपका ओपन होगा उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि 27 नवंबर के पेपर में किस लेवल का और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आज का ये पेपर आपके लिए होने वाला है। तो अपने पेपर से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा, आपको सवालों का लेवल मालूम हो जाएगा और सवालों का आइडिया भी मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, जीएस, करंट अफेयर, साइंस और रीजनिंग के। तो एक ही क्लास में हम लोग ये सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस पेपर को एक बार आप अच्छी तरीके से हल करिएगा, आपको काफी फायदा होने वाला है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आपके अंदर आने वाले हैं। तो अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को एक बार जरूर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पेपर को हल कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग कितना स्कोर करते हैं आज के पहले पेपर में। तो चलिए भाई, आज हम शुरू करेंगे पहले करंट अफेयर से। तो पहला प्रश्न हल करिए। अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अरिजीत सिंह को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कला के क्षेत्र में। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? तो पापुआ न्यू गिनी करेगा ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो चेन्नई शहर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसके लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? बताइए, किसके लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? तो संविधान की सर्वोच्च कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा बिल्कुल आवश्यक होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो साथियों, रेलवे ने एक अपना मॉक टेस्ट जारी किया है। तो उसने जो जीएस के 20 क्वेश्चन उन्होंने अपलोड किया है अपने मॉक टेस्ट में, तो उन 20 क्वेश्चन में से लगभग 18 क्वेश्चन तो भाई करंट अफेयर के हट गए हैं। यदि आपने जो रेलवे ने मॉक टेस्ट जारी किया नहीं हल किया है तो आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट पे दिया गया है, आप जरूर हल करिए। उसमें आपको 25 क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन जीएस करंट अफेयर के मिल जाएंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं उनका एक माध्यम है कि आपसे किस तरह के सवाल पूछेंगे, इसलिए वो मॉक टेस्ट दिए हैं। इस बार आपका पेपर सेक्शन वाइज होने वाला है। ओके, तो सेम टू सेम उसी के आधार पर पूरा पेपर हल करवाएंगे आपको। ओके, देखिए 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो ये प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से प्रेरित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्य वाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा अवनद्य वाद्य नहीं है? तो देखिए, डमरू है, तबला भी है, ढोल है, लेकिन मंजीरा नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, तख्त ए बही
शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तख्त ए बही शिलालेख ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गांधार क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु ₹3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी? बताइए। मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो भाई याद रखिएगा, दिल्ली शहर के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों लगभग आपका 20 क्वेश्चन में से जीएस करंट अफेयर में इस क्लास में 15 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसके बाद जो हम साइंस के क्वेश्चन आपको करवाएंगे 25 क्वेश्चन, 25 में से 20 प्लस स्कोर होना चाहिए। और लास्ट में रीजनिंग में कम से कम मेरे दोस्त आज के इस पेपर में 18 प्लस तो होना चाहिए स्कोर। ओके। 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? बताइए। 2025 की शुरुआत में डीआरडीओ ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है? तो 30 किलोवाट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? भगवान विष्णु जी की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो किस गुफा में पाई जाती है? तो उंडावली गुफा में पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी क्लास पूरे 16 जनवरी तक चलने वाला है। जब आपका पेपर 27 नवंबर शुरू होगा, जब तक पेपर आप सभी का खत्म नहीं होता तब तक ये क्लास चलने वाली है। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? भारत में पहले विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो धारा पट्टा बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। मार्च 2025 में जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? मार्च 2025 में जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? बताइए। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई, यानी कितने प्रतिशत की? तो 1% की आई थी गिरावट। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देख सकते हैं सवालों का लेवल जीएस में आपको ऐसा ही मिलेगा। भाई मेरी बात मानिएगा, इसी लेवल के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बस आप क्लास करते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 लगाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया? बताइए। अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया था? तो चेस प्रयोगशाला ने। इस जो प्रयोगशाला का नाम था यानी लैब का क्या नाम था? चेस था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1970 में किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ करता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथियों जीके जीएस में आपका करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का पहले सेक्शन में कितना स्कोर रहा, जरूर बताइएगा भाई ईमानदारी के साथ। अब आपका साइंस का सेक्शन शुरू होगा, तो साइंस में भी अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। देखिए 21 नंबर, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22, नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पीच ब्लेंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए में मानक क्षारक युग्मन यानी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? बताइए डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की? बताइए आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की? तो 94 प्रकार के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है क्योंकि यह क्या होते हैं? तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह भाई पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाया है। क्या मेरे दोस्त? क्योंकि पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाए जाते हैं तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन है? भाई याद रखिएगा जिसका कम होगा उसी का अधिक अभिकर्मक होगा भाई, यानी O2 का मोल 2 है तो यानी O2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए अग्निशामक यंत्रों में है भाई, प्रत्यम यानी एंटी एसिड्स में एक संगठक रूप में है, खमीर उठाने वाले कारक रूप में है क्या? बिल्कुल है भाई, लेकिन खाद्य रंग के लिए नहीं है भाई रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो कौन से वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो साल का वृक्ष है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है अच्छी तरीके से, और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। यदि आपको अपना एग्जाम डेट मालूम हो गया होगा तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास देनी है। ओके एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था? बताइए एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्वों के लिए जो रिक्त स्थान है इनको क्या कहा जाता था? तो भाई एका एल्यूमिनियम कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यम्लता यानी हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? बताइए कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्य अम्लता हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31, घनत्व का सूत्र क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपान में वॉल्यूम, यानी भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान में आयतन हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32, मेंडलीव की साड़ी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था? मेंडलीव की साड़ी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था? तो भाई वर्ग 7वें में रखा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है?
कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? तो टाइफाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? बताइए, किस व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना यह संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? तो विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। मेंडेलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? मेंडेलीव के समय में कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो एक तो रेडॉन और एक पोलोनियम, ये दोनों खोजे नहीं गए थे भाई मेंडेलीव के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। गैस स्टोव की ज्वाला ये किसके कारण नीली होती है? गैस स्टोव की ज्वाला ये किसके कारण नीली होती है? स्टोव तो आपने देखा होगा भाई, और यदि आप गांव में रहते तो जलाया भी जरूर होगा। पहले ज़माने में होता था स्टोव। तो गैस जो स्टोव की ज्वाला होती है वो भाई ईंधन के पूर्ण दहन के कारण नीला हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38। मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश यानी रफेज को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो भाई यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मूड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? तो कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मूड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? भाई यूग्लिना बेस्ट एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण चक्र के दौरान ज्वावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, कौन सा पूर्ण चक्र के दौरान ज्वावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भाई यस आकार की तरंग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? बताइए, निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो मुख्य वर्ग तत्व है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? बताइए, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या प्रॉफिट होगा? बताइए। तो भाई यह ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 1869 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि भाई दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? ब्रायोफाइलम? नहीं भाई। या गुलाब या इमलिया ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइलम तो नहीं करते। या गुलाब? भाई देखिए, पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता तो भाई गुलाबी तो करता है, इमली तो नहीं करता ना भाई, गुलाब करता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए भाई, अब देखिए 25 क्वेश्चन साइंस के भी हो गए भाई। तो बताइए 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा साइंस के? अब यहां से भाई आपका जो रीजनिंग क्वेश्चन चालू होगा, जितना भी हम आपको रीजनिंग क्वेश्चन करा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी पेपर में लॉजिक पूछने का रहेगा, क्वेश्चनों का लैंग्वेज पूछने का सेम टू सेम आपको यही मिलेगा। हूबहू पेपर वाले आप सवाल हल करें, ये सोचकर इस पेपर को हल करिएगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न रीजनिंग का, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एन के आर, उसके बाद PMT, ROV, TQX, दो प्रश्न ये आएगा।
बताइए भाई, जब भाई आपके पेपर में अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी अक्षरों का पहला अक्षर उठाइए। जैसे कि देखिए एन के आर का पहला अक्षर एन उठा लीजिए, पीएमटी का पहला अक्षर पी उठाइए, आर ओ बी का पहला अक्षर आर उठाइए और टी क्यू एक्स का पहला टी। तो इसको कोट करिए, जैसे एन 14, पी 16, आर 18, टी 20। तो देखिए भाई, हम आपको इसमें तो समझा रहे, लेकिन आप जब पेपर में बैठेगा ना तो आप लिखेंगे नहीं, टाइम आपका चला जाएगा। मन में सोच लीजिएगा, आपको इसलिए ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का कोड मालूम होना चाहिए। देखिए 14, 16, 16 से 18, 18 से 20, यानी +2 बढ़ रहा है भाई, सभी में +2 करा, यानी 20 में हम 2 जोड़ देंगे तो 22। अब 22 पे कौन अक्षर आता है? भी आता है, यानी हमारा आंसर जो मिलेगा वो भी से मिलेगा। देखिए सभी ऑप्शन भी से स्टार्ट किया है। जब ये भी आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिएगा, जब ऑप्शन देखिएगा भी से स्टार्ट है तो पहला तो करना ही नहीं है, क्योंकि भाई आप जब करेंगे तो आपको मालूम है कि भी आएगा भाई। अब देखिए जब दूसरा हल करेंगे तो या तो यस आएगा या तो आर आएगा। तो अब देखिए सेकेंड अक्षर एन के आर का सेकेंड अक्षर के है, सेकेंड अक्षर यम है पीएमटी में, और थर्ड में ओ है, और लास्ट में क्यू है। के होता है 11, यम होता है 13, ओ होता है 15, क्यू होता है 17। देखिए इसमें भी +2 किया है, 11 दूँ 13, 13 दूँ 15, 15 दूँ 17, और 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19। 19 पर कौन अक्षर आता है भाई? यस आता है। अब देखिए भी एस से आंसर आएगा, तो देखिए या तो ए आ जाएगा या तो डी आ जाएगा, क्योंकि देखिए भी एस मिल चुका है। या तो लास्ट में वाई आएगा या तो जेड आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, तो लास्ट अक्षर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखिए एक्स है। तो इनका कोड करिए, आर 18, टी 20, भी 22, एक्स 24। तो इसमें भाई +2 ही किया है भाई, +2 किया है, यानी 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26। 26 पे कौन अच्छा रहता है? जेड आता है, यानी देखिए भी एस जेड, यानी डी ऑप्शन। 46 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, रीजनिंग में किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है? यानी भाई ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से 3 तो समान है लेकिन एक अलग है, वही अलग बताना आपको। चलिए भाई देखिए, जैसे कि आई से ई का रिलेशन है, जे का रिलेशन यप से है। देखिए आई होता 9, ई होता 5, यानी भाई इसमें हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन को हम हल करें। देखिए आई आपका यहाँ पे जे है, आई जे, इसका कोड किसी क्या? ई एफ। तो आई होता मेरे दोस्त 9, देखिए जे होता 10, ई होता 5, एफ होता 6। 9 से 5 किया, यानी 9 में से 4 को माइनस किया, 10 से 6 -4 कर दिया। यानी पहले वाले ऑप्शन में तो भाई -4 का लॉजिक लग रहा है ना मेरे दोस्त। अब दूसरा ऑप्शन चेक करिए, एल डी का रिलेशन की एच है, तो एल डी इसका रिलेशन किससे भाई? की एच है। यल होता है भाई 12, डी होता है 4, के होता है 11, एच होता है 8। देखिए 12 से 11, इसमें देखिए -1 कर दिया है और 4 से 8 +4 किया है, यानी इसमें तो लॉजिक भाई -1 का +4 का लगा है। यही हो सकता है कि अलग हो जाए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अब ऑप्शन सी चेक करिए, देखिए यमन का कोड आई जे से है, यम एन, इसका कोड मेरे दोस्त आई और जे से बनाया है ना। तो यम देखिए 13 होता, आई होता 9, एन होता 14, जे होता 10। देखिए 13 से 9 किया, यानी -4 किया है 13 में से, 14 से 10 इसमें -4 किया, यानी जो पहला ऑप्शन था और ऑप्शन सी -4 किया है। लेकिन जो ऑप्शन बी था ये तो भाई आपका यल के, यानी -1 और +4 किया था। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ओपी, इसका रिलेशन किससे? के एल से है। ओ होता है 15, पी होता है 16, के होता है 11, एल होता है 12। देखिए 16 से 12 -4, 15 से 11 -4, यानी भाई अब तो आपको मालूम हो गया ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। और ग्रुप तो भाई -4 का बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन भी -1 और +4 का ग्रुप बना रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा साथी, क्वेश्चन नंबर 48 को। इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या होगा मेरे दोस्त? दिए गए कथनों और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। भाई याद रखिएगा, एक सवाल आपके पेपर में आएगा, जरूर आएगा। 3 का ही कथन देगा, 3 ठो कथन दे देगा, 2 ठो निष्कर्ष दे देगा, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ हिरण शेर है, यानी कुछ डियर, डियर माने हिरण, तो डी से डिनोट करें, यानी कुछ हिरण क्या है भाई? शेर है,
शेर का मतलब लायन से डिनोट कर देना है मेरे दोस्त, है ना। उसका कुछ घोड़े यानी कुछ हार्स, कुछ हार्स क्या शेर है, यानी कुछ हार्स क्या है भाई, वो शेर है, यानी यच से कर दे डिनोट। और लास्ट कुछ घोड़े शेर, ये तो हमारा 3 बन चुका है क्या भाई। भाई एक सेकेंड भाई, अभी तो सेकेंड वाला पढ़ाई नहीं भाई। कुछ मेढक हिरण है भाई, कुछ मेढक यानी कुछ फ्रॉग हिरण है, यानी कुछ यहाँ पे भाई जो आपका हिरण क्या है भाई, मेढक है, यानी फ्रॉग, यानी कुछ मेढक हिरण हो जाएंगे भाई, डियर हो जाएंगे। कुछ घोड़े शेर हैं, यानी कुछ लायन क्या है भाई, शेर भी तो है, यानी यच से। ये देखिए हमारा भाई कथन बन चुका है, ये 4 आपका ग्रुप बन रहा है। देखिए कुछ हिरण यानी कुछ जो डियर थे उसको हमने शेर बना दिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसका दूसरा कुछ मेढक हिरण है, यानी कुछ डियर, यहाँ पे देखिए कुछ डियर यानी कुछ आपके हिरण क्या भाई, मेढक भी, यानी कुछ मेढक हिरण भी हो गए। और तीसरा देखिए कुछ घोड़े शेर, यानी कुछ घोड़े यानी कुछ यहाँ पे शेर भी क्या हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे। ये हमारा कथन बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, कम से कम कुछ शेर क्या मेढक है, यानी कम से कम कुछ शेर, यानी ये जो आपका पेयर है वो क्या मेढक है भाई, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रॉग का यहाँ पर पेयर बन रहा है और यहाँ पे इसका तो दूर दूर से रिश्ता ही नहीं है भाई लायन और फ्रॉग का। तो भाई पहला तो निष्कर्ष नहीं बैठ रहा है भाई, शेर और मेढक का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पहला तो निष्कर्ष नहीं होगा हमारा, पहला निष्कर्ष नहीं मैच किया। दूसरा देखिए कुछ हिरण क्या घोड़े हैं, यानी कुछ हिरण यानी कुछ क्या डियर क्या घोड़े, यहाँ पर है भाई देखिए, यहाँ पे यच से हॉर्स, यहाँ पे डी से डियर, यानी कुछ हिरण घोड़े हैं, इनका भी बहुत दूर दूर का रिलेशन लग रहा है भाई। देखिए यानी दोनों इसमें भाई निष्कर्ष तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, यानी न तो निष्कर्ष एक और न ही दूसरे अनुसरण कर रहे हैं, यानी इस सवाल का आंसर चौथा होगा। देखिए न तो निष्कर्ष एक न ही 2 अनुसरण कर रहे हैं, यानी इस सवाल का चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आप सभी को, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 56 - 12 गुणे 4 भाग 9 प्लस 5। तो सवाल में कुछ कंडीशन भी दिया है, प्लस माइनस को बदलना है और गुणा भाग को बदलना है। कहाँ बदलना है, इसी समीकरण में, उसके बाद आपको हल करना है। चलिए बदलते हैं। देखिए 56 माइनस तो प्लस में बदलना है, 12 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, 4 के बाद भाग है तो गुणा में, 9 के बाद प्लस है तो माइनस में। ये हमारा समीकरण बन चुका। देखिए 56 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3, 9 - 5, 56 प्लस 3 27 माइनस 5, 56 और 27 कितना होता है, 7 6 13, 3 2 5 1 8, यानी 83। 83 में से 5 को कम करिए कितना आएगा, 78 आएगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर हमारा 78 डी ऑप्शन। तो 49 का कितने लोग का डी आंसर आया है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए एक और सवाल, इस सवाल को हल करिए आप। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, VQL TOJ RMH PKF क्वेश्चन मारे क्या आएगा बताइए। तो भाई देखिए VQL तो पहला अक्षर भी उठा लीजिए, T उठाइए सेकेंड का, तीसरा R है, चौथा P है। तो इनका कोड कर दीजिए, V22 होता है, T20 होता है, R18 होता है, P16 होता है। 22 से 20 -2, 20 से 18 -2, 18 16, इसमें तो भाई -2 किया है तो लास्ट में 16 है, तो 16 में से 2 कम कर देंगे 14। तो 14 नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए, यानी एन, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो एन से मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन या तो पहला ऑप्शन मिलेगा या तो डी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि भाई ऑप्शन बी तो डी से स्टार्ट किया और ऑप्शन सी भी डी से स्टार्ट किया, लेकिन हमारा आंसर तो एन से मिला। चलिए दूसरा अक्षर को चेक कर लेते, या तो आई आ जाएगा या तो डी आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए VQL का सेकंड अक्षर क्यू है, TOJ सेकंड अक्षर ओ है, RMH सेकंड अक्षर एम है, PKF सेकंड अक्षर के है। Q17 O15 M13 K11, इसमें -2 किया। देखिए 17 15 13 11 -2, यानी कितना हो जाएगा, 11 में 2 9 आई, यानी NI देखिए, यानी पहला ऑप्शन NID बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, टाइम बचत करना है भाई आपको, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। इस सवाल को जरा हल करिए भाई, तो क्या बनेगा राइट आंसर। ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है।
देखिए ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अभिमुख का मतलब होता है कि एक दूसरे के समान होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई? 2 2 4 2 6 7 लोग को बैठाना है। बैठाइए भाई, एक एक लाइन को आप पढ़िए, एक एक लाइन को हल करते चलिएगा, तभी सवाल हल हो पाता है इस तरह का। बिल्कुल आसान सवाल होते हैं भाई। देखिए जैसे कि वृत्ताकार एक गोल मेज है, 7 लोग को बैठाना है इसमें हमें। 1 2 ऐसे लाइन खींच लीजिए, 3 4 5 6 7 7 एक एक लाइन पढ़ेंगे। देखिए यच जो है ना वो डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है। दायां बायां आप तो मालूम है, दायां का मतलब राइट और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। तो डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है यच, यानी डी को हम कहाँ बैठा दें? यदि भाई मान के चलिए डी को यहाँ बैठा देते हैं तो डी के ठीक राइट में कौन बैठा है? यच, तो यच को यहाँ बैठा देंगे। बिल्कुल एक लाइन कंप्लीट हो गया। यच के बाएं ओर से गिनने पर यच और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यच के बाएं यानी यच तो ऑलरेडी बैठा है, तो इसके लेफ्ट की ओर गिनने पर ना यच और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, यानी इधर के गिनने पर, इधर तो भाई दायां हो जाएगा यानी राइट साइड हो जाएगा, लेकिन सवाल बोला कि यच के बाएं साइड में यानी इधर से गिनने पर यच और आई के बीच में 3 व्यक्ति। तो आई को यदि हम यहाँ बैठाते हैं तभी तो देखिए 3 व्यक्ति बैठेंगे यच और आई के बीच में बाएं साइड में। राइट साइड में देखिए 2 ही लोग बैठ रहे हैं, लेकिन बाएं साइड में बिल्कुल ठीक 3 लोग बैठे हैं। ठीक, एक ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा लाइन पढ़िए, डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, सी बैठाइए, तो 3 लोग को बैठाना है। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी को कहाँ बैठाया जाए भाई? तो यहाँ पे डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति कैसे बैठेंगे भाई? तो यदि हम सी को यहाँ बैठा दे, 2 ही लोग बैठ रहे हैं भाई, तब 3 लोग को बैठाना है। 1 सेकंड सी को यहाँ बैठाते हैं, 1 सेकंड रुकिए। उसके बाद ए जो है वो जी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी जी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी जी को भाई यहाँ बैठाते हैं, जी को यहाँ बैठाते हैं, तो ठीक दाएं और पड़ोस में ए को यहाँ बैठा देंगे। अब एक बच रहा है भाई खाली स्थान, तो कौन खाली स्थान बच रहा है भाई? 1 सेकंड फिर से बनाते, थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है जरूर भाई, थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ है भाई। अब हमें फिर से बनाने की आवश्यकता है, फिर से पूरा करना पड़ेगा, गलत हो चुका भाई। देखिए बीच में 7 लोग को बैठाना है, ध्यान से, यही पे तो मिस्टेक होता है भाई, इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। 5 6 7 लोग को बैठाना है। देखिए यच जो है वो डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी डी के। यदि भाई डी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो इसके जस्ट राइट साइड में यच बैठ जाएगा यहाँ पर, है ना भाई? ठीक, एक लाइन कंप्लीट हो गया। यच के बाईं ओर से गिने पर यच और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यच के बायां ओर से यानी इधर गिने पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यहाँ बैठ जाएगा आई, तभी तो देखिए इधर से इधर हो जाएंगे 3 लोग। बिल्कुल ठीक, ये 3 लोग हो गए। यच और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई। डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, यानी सी को यहाँ बैठाएंगे, तभी देखिए 1 2 3 इधर से गिनिए। डी के लेफ्ट साइड में देखिए कोई दायां बायां नहीं दिया है, डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, केवल बैठा दिया है डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में हमने 3 व्यक्ति को बैठा दिया, है ना? ये लाइन पूरा गया। फिर ए जो है वो जी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी ए जो है ना वो जी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यानी भाई जी को यदि हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसके जस्ट राइट साइड में ए बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठा देते हैं भाई। ये लाइन पूरा हो गया। अब देखिए एक बॉक्स खाली हो रहा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा भाई? यहाँ पे हम बी को बैठा देते। अब देखिए हमारा बिल्कुल सही हुआ भाई, उसमें भी लगता है सही था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अब देखिए सवाल लास्ट में क्या पूछा है कि जी के दाएं ओर से गिने पर डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जी के राइट साइड में यानी इधर ही के देखिए जी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक खाली बैठा भाई, देखिए ध्यान से, ए केवल बैठा है, यानी केवल एक व्यक्ति ए बैठा है ना भाई? देखिए ध्यान से, जी के दाएं से जी के राइट साइड इधर ही होगा भाई, इधर ही होगा, जी की इधर ही होगा, इधर तो बायां हो जाएगा, लेकिन इधर देखिए जी यहाँ पे बैठा है, तो इसी के देखिए इधर देखिए जी और डी के बीच में केवल ए बैठा है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए RD 14 एक निश्चित तरीके से UF 10 से संबंधित है, उसी तरह CR 10 FT 6 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ऑन 1 किससे संबंधित है? भाई सबसे बेस्ट सवाल यही होने वाला आपके पेपर में, थोड़ा सा आपको घुमाएगा, बस तरीका सीखिएगा। देखिए
RD 14 का रिलेशन आपका दिया UF10। जब भाई अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर कॉल करिए। देखिए 14 से 10 यानी -4 किया है। अब इसके बाद अक्षर कॉल करिए। R होता 18, U होता 21, D होता 4, F होता 6। 18 से 21 यानी +3 किया, 4 से 6 +2 किया, यानी +3 +2 ये किया और नंबर में -4 किया है। ये लॉजिक लग रहा है। दूसरा भी लॉजिक यही चेक करते क्या +3 +2 -4 है। देखिए CR10 इसका रिलेशन FT6 नंबर में तो भाई देखिए -4 क्या है। C3 होता है F6 यानी 3 से 6 +3, R18 T20 यानी 18 से 20 +2। तो सेम रिलेशन है भाई, +3 +2 -4। तो ON1 भाई एक में से आप 4 घटाइए। तो सर जी एक में से हम 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा साइन। O15 N14 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 पे R आता है। 14 में +2 करिए 16 आता है, 16 पे P आता है यानी RP -3। RP -3 ON1 का कोड होगा। RP -3 देखिए D ऑप्शन। तो RP -3 कितने लोग का राइट आंसर है भाई बताइए। ओके भाई समझ में आप सभी को बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूट को 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईयर्स को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा भाई। फ्री का ये नंबर आपको मिल रहा है, समझिए लगभग 3 सवाल इस तरह का आएगा। जैसे कि म्यूट में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया, बस तरीका सीख लीजिएगा। 35-17 और ईयर्स है EARS, ईयर्स में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी 4 अलग कोड दिया गया है। तो आप सभी देखिए सिंगल ई पूछ दिया। जब साथी सिंगल पूछेगा ना तो कॉमन चेक कर लीजिए, जो पूछेगा उसी का कॉमन चेक करना है। जैसे ई पूछा है तो इसका कॉमन हम देखिए म्यूट में ई है और ईयर में भी ई है, यानी जब दोनों में हमें ई मिल गया ना तो इस कोड में भी आपको कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 35-17 24-58 में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। 35-17 24-58 में कौन सा नंबर कोड कॉमन मिल रहा है। 35-17 24-58 5 देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, यानी ई का कोड कितना हो जाएगा 5 हो, यानी ई का कोडिक नंबर ही होता है 5 भाई, यानी सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएगा। ओके हमेशा याद रखिएगा जब सिंगल पूछे तो पहले दोनों में कॉमन चेक करिए। कॉमन यदि आपको मिल गया तो जो दोनों का कोड होगा ना उसमें भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा, जैसे इसमें देखिए मिल गया। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54। देखिए एक और सवाल भाई इस तरह का। WJ15 एक निश्चित तरीके से UN11 से संबंधित है, उसी तरह QH8 OL4 से संबंधित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से RI3 किससे संबंधित है बताइए। तो देखिए WJ15 इसका रिलेशन UN11। तो भाई नंबर को पहले हल करिए। 15 से 11 किया यानी -4 किया है। W23 U होता है 21, J होता 10, N होता 14। 23 से 21 -2, 10 से 14 +4, यानी भाई -2 +4 -4 किया है। इसमें ये लॉजिक लग रहा है -2 +4 -4। ठीक दूसरा लॉजिक QH8 इसका रिलेशन OL4 8 से 4 -4। Q होता 17, O होता 15, H होता 8, L होता 12। देखिए 8 से 12 +4 सेम लॉजिक। 17 से 15 -2 यानी -2 +4 -4, यही लॉजिक लग रहा है ना भाई। तो देखिए अब RI3 तो इसमें -4 इसमें +4 इसमें -2 ये लग रहा है। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। I होता 9, R होता 18, 18 में से 2 कम कर देंगे 16, 16 पे कौन P आता है। 9 4 13, 13 पे कौन आता है यम आता है, यानी PM-1 PM-1 है बिल्कुल है पहला ऑप्शन। तो RI3 का रिलेशन किससे होगा PM-1 से हो जाएगा। समझ में आप सभी को ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55। भाई इस सवाल कॉल करिए। 7 बॉक्स है ABCDEF और G एक यानी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, यानी 7 बॉक्स है भाई।
तो डी और एफ के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, डी के ऊपर केवल ए रखा गया है, सी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। तो ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए बताइए, हल करिए। तो सबसे आसान तरीका 7 ठो लाइन खींच लीजिए, एक लंबा सा तीर बना लीजिए। ऐसे तीर बना लिया, इसमें 7 ठो लाइन खींचिए, जितने लोगों को बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों को बैठाना है। बस ध्यान से देखती है आप, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक, देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए जैसे डी पहला लाइन है, डी और एफ के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। भाई 7 लोग हैं इसमें, डी और एफ के बीच में 4 बॉक्स रखा गया है। यदि हम डी को भाई यहाँ पर बैठा दे, ऊपर के एक को छोड़कर उसके नीचे वाले में डी को रख देते हैं और एफ को नीचे रख देते हैं, तभी तो देखिए डी और एफ के बीच में 4 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ये नहीं मालूम कि कौन कौन बैठे हैं, बस पहला लाइन यही दिया है कि डी और एफ के बीच में केवल 4 बॉक्स रखा गया। तो पहला लाइन हमारा पूरा हो गया। 4 देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद फिर देखिए दूसरा लाइन, डी के ऊपर केवल ए रखा गया, यानी डी तो ऑलरेडी हमने बैठा दिया, यानी सबसे ऊपर ए हो जाएगा। सवाल बोल दिया है क्योंकि डी के ऊपर केवल ए रखा गया, तो बिल्कुल ए रखा गया है भाई डी के ऊपर। तीसरा लाइन, जी और जी के बीच में सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी सी को यहाँ बैठाते हैं, जी को एफ के ऊपर बैठाते हैं, तभी तो देखिए भाई, तभी तो देखिए सी और जी के बीच में 2 बॉक्स अभी भी खाली लग रहे हैं, है ना भाई। सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, ये भी लाइन हो गया। ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी भाई ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, यानी जी के ऊपर ठीक नहीं रखा गया, यानी भाई पहला लाइन से क्लियर हो जाएगा, बी के ठीक ऊपर, यानी बी तो यहाँ पर हो जाएगा, ई इस बॉक्स में हो जाएगा। तभी तो भाई देखिए सवाल और बोल रहा है कि जी को ना ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है भाई, एफ के ठीक ऊपर जी को रखा गया है। ये भी लाइन पूरा हो गया। सवाल क्या पूछा कि ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए, ई तो देखिए ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इसके नीचे 3 बॉक्स है, बी जी एफ। ई के नीचे कितने बॉक्स रखे, 3 बॉक्स, बी जी एफ, यानी 3। देखिए पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, समझ में आप सभी को, ऐसे सवाल हल करना आप सभी को। एक एक लाइन बस भाई आप पढ़ते जाइएगा, सवालों को हल करते जाइएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। एक बार दिक्कत हो सकता है लेकिन दूसरा बार दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। तो इस तरह के 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी यहाँ पे आपका भाई संख्या है, प्रतीक है, तो ये पूरा आपका संख्या और प्रतीक दिया गया है। मेन आपका सवाल क्या पूछा है सवाल में वो देखना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी हमको वो संख्या देखना है जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और तथा ठीक बाद में एक अन्य संख्या भी हो। एग्जाम्पल जैसे कि एक 5 संख्या है, इसके ठीक पहले एक प्रतीक को मान लेते हैं हैशटैग, कोई भी हैशटैग, उसके बाद इसके इस नंबर के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक नंबर के बाद भी कोई नंबर, मान लेते हैं नंबर 1 ले लेते हैं। यानी इस फॉर्मेट में आपको आंसर बताना है, इस फॉर्मेट में आपको चेक करना है, यानी नंबर के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक नंबर, यानी 2 नंबर और एक प्रतीक, ऐसा आपको पैटर्न सर्च करना इस समीकरण में, इस संख्या और प्रतीक में। हल करिए भाई, वो नंबर सर्च किया जाए जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक भी नंबर है। देखिए नंबर केवल देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 के पहले @ है, ये वाला साइन का नाम क्या है, कोई बता सकता है? जो ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया, इस साइन का नाम क्या है, कोई बता सकता है? तो भाई ये मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा ये मुद्रा का नाम है, जो कि इस मुद्रा के नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। क्या भाई, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि आपका यूके का है और उत्तरी आयरलैंड देश का है। ये जो आपका पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है। तो देखिए भाई एक नंबर यहाँ पे है, तो इसके ठीक पहले तो एक आपका मुद्रा है, लेकिन उसके बाद हमें नंबर चाहिए। यहाँ पे देखिए @ दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नंबर 7 है, 7 के ठीक पहले तो एक प्रतीक है डॉलर का साइन, लेकिन उसके बाद भी देखिए एक एंड का आपका निशान दिया, प्रतीक दिया। इसको आप प्रतीक मानिएगा, जो एंड की तरह है ना, इसको प्रतीक माना जाता है।
फिर देखिए यहाँ पे 36 है, 3 है, 3 के बाद देखिए भाई ये देखिए मिल गया भाई हमें, देखिए 3 के पहले एंड का निशान और उसका फिर देखिए यहाँ 6 नंबर। यही तो सवाल पूछा था कि वो संख्या देखिए जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और उसके ठीक बाद में एक नंबर, तो यही तो मिला भाई, एंड और 36 एक मिल चुका है भाई हमें। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे 9 है, 9 के दोनों पहले आगे पीछे तो हैशटैग है, तो ये होगा नहीं भाई, इस फॉर्मेट तो चाहिए नहीं। उसका देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के ठीक पहले एक हैशटैग प्रतीक है, उसके बाद में आपका स्टार है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक संख्या है, इसके ठीक पहले पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है, लेकिन उसके बाद में कोई नंबर नहीं है, यानी केवल एक ऐसा संख्या मिला जिसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, समझ में आप सभी को? बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करिए भाई। ये सवाल भी आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पर आने चाहिए ताकि डबल अनुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध अनुपात के दाईं ओर के समूह युग्म के पैटर्न का संबंध के समान हो। भाई आपको इस सवाल को हल करने के लिए ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा, यानी जैसे कि देखिए हैशटैग अनुपात MLD है ना, और उसका देखिए VAM अनुपात परसेंटेज है, तो आपको हर एक ऑप्शन रख कर आपको दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। कैसे? देखिए बस ध्यान से देख लीजिए। पहला ऑप्शन हम उठाएंगे, जहाँ जहाँ हैशटैग दिया रहेगा उसकी जगह रखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसका रिलेशन यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए हैशटैग बराबर PQJ है, तो हैशटैग की जगह PQJ का हम रिलेशन किससे बनाएंगे? इस MLD से बनाएंगे, MLD से। इसका रिलेशन चेक करिए, P होता है 16, M होता है 13, Q होता है 17, L होता है 12, G होता है 7, D होता है 4। 16 से 13 -3, 17 से 12 -5, 7 से 4 -3, यानी पहले वाले रिलेशन में -3 -5 -3 का लग रहा है ना दोस्त? -3 -5 -3 का लॉजिक लग रहा है। अब यही सेम पैटर्न आपको इसका बनाना पड़ेगा, जो VAM परसेंटेज दिया, यानी पहला ऑप्शन में परसेंटेज बराबर SVJ है, यानी इस VAM का रिलेशन अब SVJ से बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या यही पैटर्न है -3 -5 -3 का। चेक किया जाए भाई, VAM है और इसका रिलेशन हमें परसेंटेज बराबर SVJ से दिया, यानी SVJ। देखिए M 13 J 10 V 22 S 19 A 1 V 22, तो 22 19 भाई -3 तो लग रहा है, 13 से 10 -3 तो लग रहा है, इसको 27 मान लीजिए, 27 में से 22 -5। देखिए यही लॉजिक मिल गया भाई, -3 -5 -3 का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का लॉजिक आपका, दोनों तरफ का अनुपात बिल्कुल बराबर हो गया। हैशटैग की जगह PQJ रखा आपने, तो इनका रिलेशन बिल्कुल सेम मिल गया, और इस परसेंटेज की जगह SVJ रखा तो भी दोनों का पैटर्न हमें मिल चुका है। क्यों भाई? यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इसी तरह ये सवाल हल होने वाला आपके पेपर में। यदि पहला ऑप्शन नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन। बस एक ही अपने दिमाग में फंडा रखिए कि दोनों पैटर्न को हमें सेम करना है। बस इस हैशटैग की जगह पहला, परसेंटेज जगह SVJ, दूसरा का देखिए परसेंटेज जगह SVJ, तीसरे का देखिए YFP, तीसरे का देखिए YFP, परसेंटेज बराबर BKS। आपको हर एक ऑप्शन को रखकर दोनों को बराबर करना पड़ेगा, बस यही जो लॉजिक मिल जाए। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 58, इस सवाल को जरा हल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में जॉय लैब पोएट को TO DL DH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पोएट विन यूनियन को DL FO KB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में पोएट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा भाई साहब? बताइए पोएट का कोड क्या होगा? सिंगल पूछा है तो कॉमन चेक कर लीजिए दोनों में। देखिए जॉय लैब पोएट, यानी इसमें भी पोएट है, और पोएट विन यूनियन, दोनों भाई हमें तो पोएट मिल गया। इसका मतलब जब दोनों में पोएट कॉमन मिला तो जो इन दोनों का कोड होगा उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। चेक कर लीजिए दोनों का कोड। देखिए DL यहाँ पर है, DL यहाँ पर है, पहले का कोड यहाँ पर है, दूसरे का कोड यहाँ पर है, तो दोनों में देखिए DL आपको कोड कॉमन मिल जाएगा। तो भाई पोएट का कोड क्या होगा? DL हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है भाई, 2 नंबर तो यहाँ से आपको फ्री मिलने वाले हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। तो समूह में असमान का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 एक प्रकार है लेकिन एक अलग है। तो सबसे पहले हर एक ऑप्शन में कोड करिए। N 14 P 16 और K होता है 11। 14 16 प्लस 2 किया है, 16 से 11 माइनस 5 किया है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन भी देखिए, P होता है 16, R होता है 18, V होता है 22। 16 से 18 यानी प्लस 2, इसमें क्या है 18 से 22 यानी प्लस 4 कर दिया भाई ऑप्शन बी वाले में। तो उसके बाद देखिए ऑप्शन सी, यस होता है 19, U होता है 21 और P होता है 16। 19 से 21 प्लस 2, इसमें क्या है और 21 से 16 यानी माइनस 5। भाई ऑप्शन सी वाले में तो प्लस 2 माइनस 5 किया है। और ऑप्शन डी देखिए, G होता है 7, I होता है 9, D होता है 4। 7 से 9 प्लस 2 किया है, 9 से 4 माइनस 5 किया है। यानी भाई कौन सा ऑप्शन आपको अलग लग रहा है? बी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए प्लस 2 प्लस 4 कर दिया है और सभी में प्लस 2 माइनस 5 का रिलेशन लग रहा है। लेकिन ऑप्शन बी वाले में प्लस 2 और प्लस 4 का रिलेशन लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, PRV, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हल करिए मेरे दोस्त। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 215 से 187, 187 से 161, 161 से 37, 37 से 115, 115 से 95। क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई, नंबरों का श्रृंखला तो कम हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस करके कम कर रहा होगा भाई, है ना? तो बताइए कितने का रिलेशन कम हो रहा है भाई? तो सर जी 215 से 187, 13 28, यानी सर जी 215 से 187 कैसे जा सकते हैं? क्यों ना साथी हम नहीं, क्यों ना भाई हम यदि एक सेकेंड, चलिए भाई देखिए 215 है, 187 है, 161 है, 137 है और 115 है और 95, यही है। तो 215 से 187 कैसे जाएंगे? 87 में 13 जोड़ देंगे, 115 यानी माइनस 28 क्या है भाई? 215 में से 28 को कम करेंगे तो 187 बन जाएगा। 187 से 161 जाएंगे, यानी कितने का माइनस करेंगे? तो माइनस 26 का करेंगे। 161 से 137 जाएंगे, यानी 37 में हम कितना जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, 24 जोड़ देंगे, यानी माइनस 24 किया इसमें। और 137 से 115 जाना है, यानी 37 से 15 यानी माइनस 22। और 115 से 195 यानी 95 में कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 115 22 यानी 20, माइनस 20। तो देखिए पहले माइनस 28, माइनस 26, माइनस 24, माइनस 22, माइनस 20, यानी 2 का अंतर करके घटा रहा है, यानी इसमें लास्ट में माइनस 20 है। तो इस 95 में से हम कितने का माइनस कर देंगे? माइनस 18 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 20 है तो 2 कम कर देंगे 18, यानी 95 में से माइनस 18 कम करिए, कितना आएगा? 5 में से 8 घटेगा 7, 8 में से 1 घटेगा 7, यानी भाई 77 आंसर आएगा, बी ऑप्शन, यानी 60 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आज का यह पहला पेपर आप सभी के बीच में कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए मेरे भाई, आप सभी का आज के इस पहले पेपर में कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आओगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। यदि भाई आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, डाउट लेकर नहीं चलेंगे आप। ओके भाई, लगातार आप सभी के बीच में पूरे पेपर का हल आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जो भी प्रश्न पे आपको नहीं समझ में आया या डाउट लग रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए। ओके भाई, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए पेपर के साथ। तो आप जरूर से क्लास को ज्वाइन करिएगा डेली अपने पेपर तक, ठीक है? तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।